हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? एकदम बढ़िया। चलिए आगे पढ़ते हैं आपके आगे का पोर्शन। सेक्शन 197 मैनेजेरियल रिम्यूनरेशन। अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो रिम्यूनरेशन देगी, ठीक है। जो उसका नेट प्रॉफिट होगा उसके परसेंटेज पे हम अपना रिम्यूनरेशन निकालेंगे। फर्स्ट पॉइंट है मैक्सिमम रिम्यूनरेशन इन केस कंपनी के पास एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दोनों है तो 11% ऑफ नेट प्रॉफिट, ठीक है। और कंपनी में सारे के सारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। जब सारे के सारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे तो 10%। और एक इंडिविजुअल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को आप कितना दे सकते हो? 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मान लो एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, उसके 3 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, रोहन, मोहन, सोहन। आपने रोहन को 5% दे दिया, ठीक है। तो मोहन और सोहन को मिला के आपको 5% देना होगा। एक दूसरे इंडिविजुअल को भी आप 5% नहीं दे सकते हो, क्योंकि बोला गया है ना कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में अगर सारे के सारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो सभी का मिला के 10% देना और किसी एक बंदे को 5%। तो एक बंदे को तो ऑलरेडी आप 5% दे चुके हो, तो बाकी जो बचे हुए हैं उन दोनों को मिला के आपको 5% करना होगा, ठीक है। और इन केस अगर मान लो आप चाहते हो सोहन को 7% देना, तो वो आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक इंडिविजुअल को आप 5% से ज्यादा नहीं दे सकते हो, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं। इन केस अगर कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है, ठीक है, तो सारे के सारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को हम लोग 3% देंगे। इसमें टोटल का आएगा, ठीक है। जितने के जितने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उसको 3% ऑफ नेट प्रॉफिट देंगे। इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है, सभी की बात हो रही है। और अगर कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, इन दैट केस जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उसको 1% देंगे, सभी को मिला के, ऑल को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये जो आप परसेंटेज दे रहे हो उसमें सिटिंग फी इंक्लूड नहीं होगी। इन केस आपको जो परसेंटेज ऊपर मेंशन्ड है उससे ज्यादा देने की मन है, ठीक है, 11% से ज्यादा देना है आपको, तो इन दैट केस आपको एक ओआर पास करना होगा जनरल मीटिंग में, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। और अगर आपको 1%, 3%, 10%, 5% से ज्यादा देने का मन है, इन दैट केस एक एसआर पास करना होगा, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा जनरल मीटिंग में। उसके साथ साथ इन केस आपकी कंपनी ने बैंक से लोन लिया है, उसका कुछ डिफॉल्ट किया है, या कन्वर्टिबल डिवेंचर होल्डर का कुछ डिफॉल्ट है, इन दैट केस आपको प्रायर अप्रूवल लेना होगा पीएफआई से, बैंक से और नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर होल्डर से, अगर कंपनी ने कोई डिफॉल्ट करा है तो, ठीक है। उसके बाद देखते हैं जो सेक्शन 197 हमने पढ़ा, वो सेक्शन अप्लाई होगा ओनली टू पब्लिक कंपनी। ये चीज को ध्यान में रखना है। The section applies only to public company and hence private company are free to pay remuneration at any rate to such directors in case of adequacy or inadequacy of profit, ठीक है। नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसी को बोलते हैं, ठीक है। उसमें प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 2, एक्चुअल पेमेंट जो हम लोगों ने कर दिया उसको माइनस करेंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट उसको प्लस करेंगे, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर उसको राइट ऑफ करेंगे, प्लस करेंगे, और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट को भी माइनस करेंगे, ठीक है। अगर आपकी कंपनी लॉस में है, इन दैट केस अगर आपका इफेक्टिव कैपिटल नेगेटिव या लेस देन 5 करोड़ है, इन दैट केस आप अपने मैनेजेरियल पर्सन को 60 लाख पर पर्सन पर एनम दोगे, ठीक है। मैनेजेरियल पर्सन का मतलब हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है WTD मैनेजर या मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। अगर आपका इफेक्टिव कैपिटल नेगेटिव है या लेस देन 5 करोड़ है, इन दैट केस आप उनको कितना पे करोगे? 60 लाख। अगर आपका इफेक्टिव कैपिटल 5 करोड़ से एबव है बट लेस देन 100 करोड़ है, इन दैट केस आप 84 लाख पे करोगे, ठीक है। अगर आपका इफेक्टिव कैपिटल 100 करोड़ से एबव है बट लेस देन 250 करोड़ है, तो आप अपने मैनेजेरियल पर्सन को कितना दोगे? 120 लाख। अगर आपका इफेक्टिव कैपिटल 250 करोड़ से ज्यादा है, इन दैट केस 120 लाख प्लस 0.01% ऑफ द इफेक्टिव कैपिटल इन एक्सेस ऑफ रुपीज 250 करोड़। ये सारी चीजें तो पहले से ही थी,
लेकिन अभी ये जो अमेंडमेंट आया है, ठीक है, अदर डायरेक्टर्स को क्या मिलेगा, यहाँ पे अदर डायरेक्टर्स के बारे में बताया गया। अदर डायरेक्टर मीन्स अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर आपकी कंपनी लॉस में है, ठीक है, तो इन केस ऑफ लॉस आपके नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को आपको कितना पे करना होगा। अगर आपका इफेक्टिव कैपिटल नेगेटिव या लेस देन 5 करोड़ है तो आपको 12 लाख पे करना होगा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को। अगर 5 करोड़ से ज्यादा बट लेस देन 100 करोड़ है, इन दैट केस आपको 17 लाख पे करना होगा एनईडी को और आईडी को। अगर 100 करोड़ से ज्यादा है बट लेस देन 250 करोड़ है, इन दैट केस आपको 24 लाख पे करना होगा। अगर आपका इफेक्टिव कैपिटल 250 करोड़ से ज्यादा है, इन दैट केस आपको 24 लाख प्लस 0.01% ऑफ द इफेक्टिव कैपिटल इन एक्सेस ऑफ रुपीज 250 करोड़। ठीक है, इफेक्टिव कैपिटल को हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं? पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट प्लस लॉन्ग टर्म लोन प्लस लॉन्ग टर्म डिपॉजिट प्लस लॉन्ग टर्म डिवेंचर माइनस इन्वेस्टमेंट प्लस प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस प्लस एक्यूमुलेटेड लॉस। इन सबको प्लस करेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे इन सबको ऐड करके। ठीक है, इन केस ऑफ ए मैनेजेरियल पर्सन और अदर डायरेक्टर हु इज फंक्शनिंग इन प्रोफेशनल कैपेसिटी, अगर एक बंदा मैनेजेरियल पर्सन या अदर डायरेक्टर है और वो अपने प्रोफेशनल कैपेसिटी से भी काम कर रहा है, तो ऊपर में जो बातें हमने करी अभी, ये तो उसको मिलेगा ही, उसके अलावा भी उसको उसके प्रोफेशनल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसको हम लोग को पे करना होगा, अगर वो कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड करता है। क्या कंडीशन है? फर्स्ट पॉइंट, दे आर नॉट हैविंग एनी इंटरेस्ट इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी और इट्स होल्डिंग कंपनी or any of its subsidiaries directly or indirectly or through any other statutory structure। उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कंपनी के कैपिटल में, उसकी होल्डिंग या सब्सिडियरी कंपनी में, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। नॉट हैविंग एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट और रिलेटेड टू द डायरेक्टर्स और प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी। possess graduate level qualification with expertise and specialized knowledge in the field in which the company operates। अगर इन तीनों क्राइटेरिया को आप फुलफिल करते हो तो इन केस कंपनी लॉस में है, उसके बावजूद भी आपको जो ऊपर में जो दिया हुआ है वो तो आपको मिलेगा ही, उसके अलावा भी आपको पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, अगर कोई बंदा अगर इन तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो उसको ऊपर में जो बातें लिखी हुई है उसमें तो पेमेंट करेंगे, उसके अलावा उसको प्रोफेशनल कैपेसिटी में भी पे करेंगे ओवर एंड एवर। कैसे पता चलेगा कि किसी का इंटरेस्ट है कि नहीं कंपनी में? अगर कोई बंदा 0.5% से ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करता है, इन दैट केस मान लेंगे कि उसका इंटरेस्ट है, एंड बाय वे ऑफ क्वालिफिकेशन शेयर। ठीक है, remuneration payable by companies having no profit or inadequate profit in certain special circumstances। हमने पढ़ा अगर कंपनी प्रॉफिट में है और जो लिमिट दी हुई है उससे ज्यादा अगर पेमेंट करना चाहती है तो एसआर पास करके जनरल मीटिंग में पे कर सकती है। उसी तरह अगर हमारी कंपनी लॉस में है और अगर एक्सेस पेमेंट करना चाहती है जो क्राइटेरिया दिया हुआ है उस लिमिट से ज्यादा, तो वो कर सकती है स्पेशल सर्कमस्टांसेस में। क्या क्या है वो पढ़ते हैं अभी। सेक्शन 3 ऑफ पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 5 इनविसेक्स further special circumstances where remuneration can be payable to a managerial person or other director in excess of the amount provided in सेक्शन 2 above। These circumstances are enumerated as below। क्या क्या circumstances है जिसमें हम ज्यादा पे कर सकते हैं? Where the remuneration in excess of the limit specified in section 1 or 2 is paid by any other company and that other company is either a foreign company, अगर कोई दूसरी कंपनी पे कर रही है और वो कंपनी कौन है? एक फॉरेन कंपनी। हैज गॉट द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग, अगर वो जो कंपनी है उसको अप्रूवल मिल गया अपने शेयर होल्डर से जनरल मीटिंग में तो वो पे कर सकती है। ठीक है, हमारे डायरेक्टर्स को ज्यादा पैसा मिल सकता है इन केस ऑफ लॉस भी। ठीक है, अगर कोई अदर कंपनी जैसे कि फॉरेन कंपनी या कोई और कंपनी जिसको शेयर होल्डर्स ने अप्रूव कर दिया है जनरल मीटिंग में, तो इन दैट केस आप पे कर सकते हो, वो पे करेगी। ठीक है, इस केस में अगर हम नहीं दे रहे हैं तो बाहर की कोई कंपनी जो एक्सेस अमाउंट है वो लिमिट से ज्यादा दे सकती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? मान लो एक न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है
जिसका पीरियड 7 ईयर से ज़्यादा नहीं हुआ है फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो वो भी पे कर सकती है। एक सिक कंपनी है जिसमें रिवाइवल और रिहेबिलिटेशन का काम चल रहा है, और एक ऐसी कंपनी जिसमें एक रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव्ड हुआ है एनसीएलटी के तरफ से अंडर आईबीसी कोड, तो वो भी पेमेंट कर सकती है जो क्राइटेरिया दिया हुआ है ओवर एंड एबव, इन केस कंपनी लॉस में है तब भी। ठीक है, अगर रिम्यूनरेशन फिक्स किया गया है बीआईएफआर या एनसीएलटी की तरफ से, इन दैट केस भी जो क्राइटेरिया दी हुई है उससे ज़्यादा आप पेमेंट कर सकते हो इन केस ऑफ लॉस। बस ये ध्यान में रखना होगा कि आपको अपने क्रेडिटर्स और लेंडर से अप्रूवल लेना होगा इन राइटिंग, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा इन राइटिंग। ठीक है, एनओसी साइन करवाना होगा। परक्विजिट्स नॉट इंक्लूडेड इन मैनेजेरियल रिम्यूनरेशन, परक्विजिट्स को हम लोग मैनेजेरियल रिम्यूनरेशन में नहीं इंक्लूड करेंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है, रिम्यूनरेशन पेबल टू मैनेजेरियल पर्सन इन 2 कंपनी। अगर 2 कंपनी में आप मैनेजेरियल पर्सन काम करते हो, इन दैट केस provided that the total remuneration drawn from the companies does not exceed the higher maximum limit admissible from any of the companies of which he is a managerial person। इसका मतलब हुआ, मान लो एक बंदा है वो 2 कंपनी से पैसे ले रहा है, तो जिस कंपनी का ज्यादा प्रॉफिट है उसकी लिमिट ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, मान लो आपको एक कंपनी से मिलता है 3 करोड़, एक कंपनी से मिल रहा है 2 करोड़, तो जो हायर प्रॉफिट वाली जो कंपनी है उसके लिमिट के अंडर हम लोगों को रहना होगा। ठीक है, सेक्शन 197 सबसेक्शन 5 सिटिंग फी टू डायरेक्टर्स फॉर अटेंडिंग द मीटिंग। ये बोल रहा है कि जो आपकी सिटिंग फी है शैल नॉट एक्सीड 1 लाख रुपीज पर मीटिंग ऑफ द बोर्ड और कमिटी देयर ऑफ। 1 लाख से ज्यादा नहीं देना, 1 लाख से कम दे सकते हो, आपका आर्टिकल्स में जैसा बोला हुआ है। ठीक है, और एक बात लिखी हुई है, सिटिंग फी ऑफ इंडिपेंडेंट एंड वुमेन डायरेक्टर शैल नॉट बी लेस देन द सिटिंग फी पेबल टू अदर डायरेक्टर। अदर डायरेक्टर को आप जितना पैसा दे रहे हो ना, उससे कम नहीं होना चाहिए आपका सिटिंग फी वुमेन डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के केस में। ठीक है, रिफंड ऑफ रिम्यूनरेशन सेक्शन 197 सबसेक्शन 9, अगर एक्सेस जो लिमिट थी उससे ज्यादा आपको पेमेंट मिल गया है, ठीक है, डायरेक्टर को जितना रिम्यूनरेशन मिलना चाहिए था उससे ज्यादा आपको मिल गया है, इन दैट केस आपको वो रिफंड करना होगा। कंपनी चाहे तो उसको वेव ऑफ कर सकती है विद इन 2 ईयर्स। ठीक है, बाय गेटिंग अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स। ठीक है, अगर कंपनी कोई डिफॉल्ट करती है, अगर पेमेंट ड्यू है उसका किसी बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर होल्डर्स या किसी क्रेडिटर को, इन दैट केस आपको प्रायर अप्रूवल लेना होगा। ऑब्वियस है कि आप अपने डायरेक्टर को जो एक्सेस पेमेंट दे दिए हो उसको वेव ऑफ कर रहे हो, तो ऑब्वियस है कि आपको इन लोगों का तो परमिशन लेना ही होगा क्योंकि इन लोगों के लिए आपने डिफॉल्ट किया है। इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पार्ट ऑफ रेम्यूनरेशन, जो इंश्योरेंस होता है उसका जो प्रीमियम होता है वो आपके रेम्यूनरेशन का पार्ट नहीं होता है, लेकिन कल किसी ऑफेंस में आप गिल्टी पाए जाते हो, इन दैट केस वो जो प्रीमियम का पार्ट है ना वो आपके रेम्यूनरेशन से लिया जाएगा। ठीक है, ये इंश्योरेंस प्रीमियम है, वो डायरेक्टर के रेम्यूनरेशन का पार्ट नहीं होता, बट एक्सेप्शन क्या है कि अगर वो डायरेक्टर गिल्टी पाए गए किसी केस में, ठीक है, तो इन दैट केस ये इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन का पार्ट माना जाएगा। ठीक है, पेनल्टी फॉर कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 197, अगर कोई बंदा 197 को कंट्रावेन करता है तो उसको पेनल्टी देनी होगी 1 लाख रुपीज, और कोई कंपनी अगर 197 को कंट्रावेन करती है, इन दैट केस कंपनी लायबल होगी पेनल्टी के लिए 5 लाख रुपीज। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है डिस्क्लोजर ऑफ रेम्यूनरेशन इन बोर्ड रिपोर्ट अंडर सेबी रेगुलेशन 2015, आपको अपने बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोजर करना होगा रेम्यूनरेशन का कि डायरेक्टर को कितना पेमेंट जा रहा है। ठीक है, आइदर वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो। सेक्शन 202 कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस ऑफ मैनेजिंग और WTD और मैनेजर। ये सेक्शन क्या बोलता है, दैट अ कंपनी मे मेक पेमेंट टू अ मैनेजिंग और WTD और मैनेजर बट नॉट टू एनी अदर डायरेक्टर बाय वे ऑफ कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस or as consideration for retirement from office or in connection with such loss or retirement। कंपनी जो है
वो कंपनसेशन देगी। किसको कंपनसेशन देगी? WTD या मैनेजर को, ठीक है। इन केस अगर उसको ऑफिस से निकाला जाता है, ठीक है, ड्यू टू एनी रीजन, और उसमें उस बंदे की गलती नहीं है, बट ऑफिस की कोई गलती की वजह से उसको निकाला जा रहा है, तो जो टेन्योर बाकी रहेगा उसका, ठीक है, मान लो उसको आपने 5 साल के लिए अपॉइंटमेंट किया, ठीक, 3 साल के लिए आप उसको काम करवाए, उसके बाद 2 साल अभी उसका टेन्योर बाकी था और आप उसको निकाल रहे हो, तो उस 2 साल के लिए कंपनी जो है उसको कंपनसेशन देगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, हाउएवर नो पेमेंट शैल बी मेड इन द फॉलोइंग केसेस। कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसमें आप कंपनसेशन नहीं दोगे, वो क्या क्या है वो पढ़ते हैं हम लोग। Where the director resigned from his office as a result of the reconstruction of the company or of its amalgamation. अगर कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है या अमेलगमेशन हो रहा है और उस डायरेक्टर को हम वहां से हटा के जो रिकंस्ट्रक्टेड कंपनी हुई है हमारी वहां पे अपॉइंट कर रहे हैं, इन दैट केस हम उसको कंपनसेशन नहीं देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है, where the director resigned from his office otherwise than on the reconstruction amalgamation of the company. अगर डायरेक्टर खुद ही रिजाइन करता है कंपनी से, ठीक है, अदरवाइज रिकंस्ट्रक्शन और अमलगमेशन, तो भी हम उसको कुछ कंपनसेशन नहीं देंगे। Where the office of the director is vacated under section 167 subsection 1. अगर इसके अंडर में जो हमारा डायरेक्टर है वो ऑफिस वैकेट करता है, तभी भी हम उसको कुछ भी कंपनसेशन नहीं देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है, where the company is being wound up whether by an order of the tribunal or voluntarily, provided the winding up was due to the negligence or default of the director. कंपनी हमारी wound up हो रही है एज ए रिजल्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल और वॉलेंट्रीली, और वो हुआ किसकी वजह से है? ड्यू टू द नेग्लिजेंस और डिफॉल्ट ऑफ द डायरेक्टर, उस डायरेक्टर की डिफॉल्ट से ही हुआ है, ठीक है। इन दैट केस भी हम उसको कंपनसेशन नहीं देंगे। वेयर द डायरेक्टर हैज बीन गिल्टी ऑफ फ्रॉड और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और ग्रॉस नेग्लिजेंस और मिसमैनेजमेंट ऑफ द कंडक्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, अगर जो डायरेक्टर है वो गिल्टी है, उसने कुछ ब्रीच किया है, कुछ फ्रॉड किया है, इन दैट केस भी हम उसको कुछ भी कंपनसेशन देंगे नहीं, जो उसका बाकी का टेन्योर है उस पीरियड के लिए। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है, वेयर द डायरेक्टर हैज इंस्टिगेटेड और हैज टेकन पार्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन ब्रिंगिंग अबाउट द टर्मिनेशन ऑफ हिज ऑफिस। डायरेक्टर खुद ही रीजन है उसके टर्मिनेशन का, उसने बोला कंपनी को कि तुम्हारी हिम्मत है तो मुझे निकाल के दिखाओ, उसने खुद ही इंस्टिगेट किया है, तब उसको निकाला गया है, इन दैट केस भी हम उसको कुछ भी कंपनसेशन नहीं देंगे, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ कंपनसेशन हम लोग कैसे करेंगे? एवरेज सैलरी रिम्यूनरेशन रिसीव इन द इमीडिएटली 3 इयर्स, जो इमीडिएटली 3 इयर्स हुए, पिछले 3 सालों में जो हमने रिम्यूनरेशन लिया है उसका एवरेज निकालेंगे। और टर्म, टर्म में क्या लेंगे? 3 इयर्स और अनएक्सपायर्ड टर्म। मान लीजिए आपने 5 साल के लिए किसी को अपॉइंट किया था और 3 साल के लिए आपने उससे काम करवा लिया और 2 साल अभी बाकी है और आपने उसको निकाल दिया, तो 3 ईयर और 2 साल, उन दोनों में जो भी लेस होगा, तो 2 इयर्स मेरा लेस होगा, ठीक है। और वो जो एवरेज सैलरी है और वो जो टर्म है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा कंपनसेशन निकल जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।